नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय जी के। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। पिछले जो 6 भाग है हमारे मारवाड़ के इतिहास के जो कंप्लीट हो गए हैं, आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? भाग 7वें भाग की हम चर्चा करने जा रहे हैं। मारवाड़ के इतिहास के जो है भाग 7वां में जो है आपके बीच लेके आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि कोई पर्सनल कार्य हो गया था, उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। अब जो है आज से तो 7वां भाग है, 7वां भाग से लेके आज से जो सारी क्लास है वो है यथावत रहेगी और लगातार रहेगी। ठीक है, आज के बाद में अब कोई छुट्टी नहीं होगी और क्लासेस जो हमारे जो चल रही है, जो सीरीज हमारे राजस्थान की जो इतिहास की सीरीज चल रही है वो अब कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब सुनो, क्या पढ़ रहे थे हम? मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। मारवाड़ के इतिहास में क्या पढ़ रहे थे? तो सर मारवाड़ के इतिहास में राव जोधा जी पढ़ रहे थे। कौन से पढ़ रहे थे? तो राव जोधा जी पढ़ रहे थे। तो सर राव जोधा जी कौन है? तो राव जोधा जी रणमल राठौड़ के पुत्र है। ठीक है, रणमल राठौड़ के पुत्र है। कौन है? राव जोधा जी। तो अब ये शायद मैं साफ कर दूं ना भाई, मारवाड़ का इतिहास भाग 7 है, इसको पता चला गया ना भाई, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब देखो, राव जोधा कौन है? राव जोधा जी पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, राव जोधा में क्या क्या पढ़ लिया था? तो राव जोधा में मैंने बताया था कि राव जोधा की जो स्टार्टिंग जो है वो कहां से हुई थी? मेवाड़ में रहता था भाई। रणमल राठौड़ के साथ में कहां पे आ गया था? मेवाड़ में आ गया था। बाद में रणमल राठौड़ की जब मृत्यु हुई तो ये वाके कहां चला गया? काउनी बीकानेर में चला गया। कहां चला गया? काउनी बीकानेर में। फिर 1438 से लेकर 1453 तक गए। काउनी बीकानेर से मारवाड़ के राज्य का संचालन करता है और उसके बाद में 1453 से लेके सन 1489 तक, 1453 से लेके सन 1489 तक ये क्या मारवाड़ का संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से या यथावत रूप से राजा बनता है। ये बातें मैंने कंप्लीट बता दी थी आपको। एक बार वापस इसके शासनकाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या था? 1438 से 1453 और 1453 से लेके 1489। भाई ये देखो, ये डेट क्या थी? यहाँ पे आवल बावल की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? आवल बावल की संधि हुई थी। तो ये आवल बावल की संधि के बाद में यथावत रूप से राजा बना था ना, ये मैंने बता दिया आपको। तो आवल बावल की संधि से लेकर 1489 तक की जो बात है वो मारवाड़ का यथावत रूप से राजा बनता है। उससे पहले जो है काहुनी बीकानेर से मारवाड़ के राज्य का संचालन करता है। ये बातें हमारे बीच में हो गई थी। और क्या बातें हो गई थी? तो और आवल बावल की जो संधि की जो सारी की सारी शर्तें थी, कौन क्या क्या शर्तें थी, कैसे ये संधि हुई थी, कैसे मारवाड़ की सेना ने मेवाड़ की सेना ने मारवाड़ी की सेना का पीछा किया था, वो बातें मैंने आपको सारी पिछली वीडियो में बता दी है। एक बात और सुनो, एक बात एक बताई थी आपको, कोई पूछ भी ले कि मारवाड़ व मेवाड़ क्या है? मारवाड़ व मेवाड़ की जो सीमाओं का निर्धारण है वो करने वाला शहर कौन सा है या स्थान कौन सा है? तो वो कौन सा है? सोजत पाली। मैंने बताया था ना पिछले कि सोजत पाली के अंदर आवल बावल की संधि हुई थी। तो ये बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है। और क्या बताया था? तो और मैंने ये बात बता दी थी कि जो इसने जो मेहरानगढ़ का जो पहले तो 1459 के अंदर इसने जोधपुर शहर की नींव रखी थी। उसके बाद में रहने के लिए किला बनवाया था जिसका नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ किले के जो मैंने नाम भी बताए थे, उपनाम कौन कौन से? मेहरानगढ़ का किला हो गया, एक मयूर ध्वज हो गया, एक इसका नाम था गढ़ चिंतामणि। क्या नाम है इसका उपनाम? गढ़ चिंतामणि। ठीक है, इस किले की जो नींव थी वो किसने रखी थी? तो वो रखी थी करणी माता ने। करणी माता का जो पूरा नाम प्राचीन नाम क्या है? रिद्धिबाई है। करणी बाई का मूल नाम क्या है? रिद्धिबाई। करणी माता का जन्म कहां पे हुआ? सुवाप गांव जोधपुर में हुआ था। करणी माता का संबंध कौन सी जाति से था? तो चारण जाति से था। ठीक है, करणी माता का मंदिर कहां पे है? देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर बना हुआ है। वहां पे जो सफेद चूहे है उसको क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं। इतनी बातें कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में क्या बातें पढ़ी थी हमने? मारवाड़ का जब किला बन रहा तब राजा राम कड़ेला नाम के व्यक्ति ने अपने जो है जीवित बलिदान दिया था, वो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में क्या पढ़ी थी उसके बारे में जो पढ़ने जा रहे हो अब पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें हमारी सारी शायद हो गई थी पूरी की। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको ये बातें सारी समझ में ना आए तो आप हमारे मारवाड़ के इतिहास का भाग 6 है जो वीडियो अपलोड कर चुका है हूं मैं, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है भाई, मारवाड़ किसके बाद करें? मारवाड़ के 7वें भाग में। तो 7वें भाग में हम राव जोधा जी के बारे में संपूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद में आएंगे राव जोधा जी के बाद में आएंगे राव सातल देव। कौन से आएंगे? राव सातल देव। तो अब देखो राव जोधा के बारे में सुनना, वापस रिवाइज एक बार लिख लो भाई।
किला कौन सा बनाया था? किला कौन सा? मेहरानगढ़। उपनाम सर मयूर ध्वज। और सर उपनाम सर गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि। ये बातें सारी हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे पढ़ लो एक बार। आपको पूछ ले कि पहाड़ी कौन सी है, तो पहाड़ी कौन सी? चिड़िया टुक पहाड़ी। चिड़िया टुक पहाड़ी। इतनी बातें हो गई थी। अब देखो 1459 में जोधपुर शहर की नींव रखी, या जोधपुर शहर को बसाया। हो गई थी। 1453 में क्या हुई थी? तो आवल बावल की संधि हुई थी। क्या हुई थी? आवल बावल की संधि। संधि हुई थी। हुई कहां पे थी? तो सर हुई थी सोजत में। कहां पे हुई थी? सोजत। और सोजत कहां पे पड़ता है? पाली में, ठीक है। सोजत कहां पे है? पाली के अंदर है। आपको कोई पूछ ले कि इनके पिता का नाम क्या है, तो पिता कौन है राव जोधा जी के? तो रणमल राठौड़। कौन है? रणमल राठौड़। इतनी बातें हो गई थी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। लिख लिया? अब देखो अगला। भाई पीछे की बातें ऐसा अगर नहीं लिखी तो किसी ने अब लिख लेना है ना। अब देखो अब क्या क्या बातें रह गई थी इसके बारे में। जोधपुर शहर की नींव 1459 में रख दी। आवल बावल की संधि 1453 में हो गई। उसके बाद में क्या किया था? भाई मेहरानगढ़ का किला भी बना दिया अब इसने। अब क्या किया था? तो देखो जब राव जोधा जी जब आए थे मारवाड़ के अंदर, ठीक है भाई, पहले संघर्ष करता हुआ व्यक्ति था। काउनी बीकानेर के अंदर इसने संघर्ष किया था। मेवाड़ की सेना इसका पीछा कर रही थी। उसके बाद में संधि हो गई। संधि होने के बाद में इसके पास में जो पर्याप्त धन नहीं था, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। शासन करने के लिए जो धन चाहिए था, जो धन एकत्रित था, वो इसके लिए पर्याप्त धन नहीं था इसके पास में। तो इसकी सहायता की थी एक व्यक्ति ने, सेठ पद्मचंद ने। राव जोधा जी की सहायता किसने की थी? सेठ पद्मचंद ने। नाम याद रखना, सेठ पद्मचंद। सेठ पद्मचंद जी कहां के हैं? मारवाड़ के हैं, ठीक है। मारवाड़ में सेठ पद्मचंद जी को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि सेठ पद्मचंद जी ने मारवाड़ के राव जोधा की क्या की थी? धन से सहायता की थी। धन देके सहायता की थी। तो इसने क्या किया था? धन की सहायता की थी। ठीक है। अगर सेठ पद्मचंद ने धन की सहायता की थी किसकी? राव जोधा जी की। अब राव जोधा जी के तो कोई कार्य, कोई कर्तव्य बनता है ना सेठ पद्मचंद जी के लिए कुछ करने का। तो इसने एक प्रसिद्ध कार्य करवाया, ठीक है। राव जोधा जी ने इसके लिए, इसकी स्मृति में एक प्रसिद्ध कार्य करवाया जिसका नाम है पद्म सागर तालाब। पद्म सागर तालाब बनवाया, ठीक है। पद्म सागर तालाब बनवाया। क्यों बनवाया था? सेठ पद्मचंद की याद में। सेठ पद्मचंद की याद में, की स्मृति में। स्मृति में आप वो पूछ ले ये है कहां पे? तो ये है मेहरानगढ़ किले के पास में। कहां पे है? मेहरानगढ़ किले के पास। तो राव जोधा जी सेठ पद्मचंद जी की याद में मेहरानगढ़ के किले के पास में क्या बनाते हैं? पद्म सागर तालाब बनवाते हैं। और इसके स्टार लगा लेना, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आपको पूछ ले कि सेठ पद्म सागर तालाब बनवाया क्यों गया था, तब आप बता देना कि सेठ पद्मचंद जी थे, इसने मारवाड़ के राव जोधा की धन से सहायता की थी। और इस धन की सहायता के उपलक्ष्य में, ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राव जोधा जी ने सेठ पद्मचंद जी की याद में पद्म सागर तालाब बनवाया था, जो मारवाड़ के मेहरानगढ़ किले के पास बना हुआ है। तो ये बातें आप देख लो जल्दी से।
तुरंत लिखो जल्दी से। लिख लिया? अब देखो अगला क्या रहने वाला है। अगली क्या बात है राव जोधा जी के बारे में? भाई ये हो गया ना, पद्म सागर तालाब हो गया। अब देखो एक इसकी रानी थी जसमादे, ठीक है, रानी का नाम क्या है? जसमादे। है कहां की? हाड़ी रानी है। कौन सी रानी है? हाड़ी रानी जसमादे। भाई हाड़ौती प्रदेश से बिलोंग करती है तो इसका नाम क्या हो गया? हाड़ी रानी हो गया। नाम क्या है? जसमादे। इन्होंने क्या किया था? तो जसमादे ने रानीसर तालाब बनवाया था। ध्यान रखना, क्या बनवाया था? जसमादे ने रानीसर तालाब बनवाया था। रानीसर तालाब बनवाया, ये लिख लो जल्दी से, ठीक है। इसके बारे में आ गया हो। राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ का जो किला है उसमें चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। कौन सी माता का? चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर बनवाया, ठीक है। किसने बनवाया था? राव जोधा जी ने बनवाया। कब बनवाया था? सर 1460 में बनवाया, ठीक है। 1459 के अंदर राव उसने जोधपुर शहर की नींव रखी थी और 1460 के अंदर मेहरानगढ़ किले के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। अगली बात देखो, कौन सी अगली बात? इसने मेहरानगढ़ किले में नागनेची माता का मंदिर बनवाया। कौन सी माता का? नागनेची माता। नागनेची माता का मंदिर बनवाया। कहां पे? तो मेहरानगढ़ में। कौन से किले के अंदर? तो मेहरानगढ़ के अंदर। मेहरानगढ़ में देखो, ये मंदिर भी मेहरानगढ़ में ही है, ये मंदिर भी मेहरानगढ़ में ही है। आपको कोई पूछ ले कि मेहरानगढ़ के अंदर जो नागनेची माता का मंदिर बनाने वाला शासक कौन सा था? तो राव जोधा जी थे। मेहरानगढ़ के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बनाने वाले शासक कौन से थे? राव जोधा जी थे। आपको पूछ ले कि नागनेची माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पे है? तो वह नगाना बाड़मेर के अंदर, ठीक है। और नगाना बाड़मेर के अंदर जो नागनेची माता का मुख्य मंदिर था वो बनाया किसने था? तो राव दुहड़ ने बनाया था। किसने बनाया था? दुहड़ जी ने बनवाया था। नागनेची माता का जो मूल नाम है वो कौन सी माता है? तो चक्रेश्वरी माता है। बाद के अंदर चक्रेश्वरी माता नागनेची माता के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो राठौड़ों की क्या है? कुलदेवी है। समझ गए? राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? तो नागनेची माता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। चामुंडा माता, रानीसर पद्मसर तालाब किसने बनवाया था? और जसमादे हाड़ी रानी ने रानीसर पद्मसर तालाब बनवाया था। तो ये बातें सारी की सारी याद होनी चाहिए। जल्दी से लिखो इसको। अब देखो आगे, ठीक है। अब एक कल मैंने पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि इसके पिताजी की कौन है? पिता रणमल जी। भाई अपने रणमल जी कौन है? रणमल राठौड़, ठीक है। रणमल राठौड़ की एक पत्नी थी। भाई रणमल राठौड़ की पत्नी का नाम बताया था मैंने, कौन थी? कोडमदे। इनकी पत्नी का नाम क्या है? कोडमदे। कौन है पत्नी? रणमल राठौड़ जी की पत्नी कौन है? तो कोडमदे पत्नी है। तो रणमल राठौड़ की तो पत्नी हो गई, लेकिन राव जोधा क्या हो गई? माता जी। तो राव जोधा ने अपनी माता की स्मृति में क्या है? राव जोधा ने अपनी माता की स्मृति में, माता कौन सी है? कोडमदे। तो कोडमदे की स्मृति में कोडमदेसर तालाब बनवाया था। ध्यान रखना, कौन सा? कोडमदेसर तालाब। ठीक है कहां पे कोडमदेसर तालाब? तो बीकानेर में। कहां पे है? बीकानेर में है। अब आप पूछोगे कि सर कोडमदेसर तालाब जो है वो कोडमदेसर में क्यों बनवाया गया था, या यहाँ पे बीकानेर में क्यों बनवाया गया था? जोधपुर में बना सकते हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि जो रानी कोडमदे है वो अपने
पति रणमल राठौड़ के जो मरने के बाद में जो सत्य हुई थी वो कहां पे हुई थी? तो कोडम देसर जगह हुई थी। अब कोडम देसर जगह कौन सी है? तो वो मैंने पीछे आपको वीडियो में बता दिया था कि रानी कोडमदेव ने कोडम देसर जो है शहर की स्थापना की थी। ठीक है, रानी कोडमदेव ने अपने नाम से कोडम देसर शहर की स्थापना की थी और वहां पे एक बावड़ी का निर्माण भी करवाया था, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी मानी जाती है। ये बातें मैंने बता दी थी। तो उसी शहर में बाद में राव जोधा जी क्या करते हैं? अपनी माता की स्मृति में कोडम देसर तालाब बनवाते हैं। क्यों? ये बातें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में देखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, अपने जो है राइटर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, ये क्या बात बोल रहे हैं इसके बारे में? गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ये बात बोल रहे हैं, जो मारवाड़ का जो पहला प्रतापी शासक था, ठीक है, अगर मारवाड़ में जो पहली बार कोई प्रसिद्ध या प्रतापी या शक्तिशाली शासक कोई हुआ था वो कौन था? राव जोधा। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये बात बोल रहे हैं कि मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक क्या है? मारवाड़ का प्रथम मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कौन है? तो राव जोधा जी। कौन बात बोल रहे हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और इसके बारे में कोई बात? तो और इसके बारे में ये बात है कि इसने जो इसके समय जो दिल्ली का शासक था कौन था? बहलोल लोधी, उसको पराजित किया था। तो राव जोधा जी ने दिल्ली के शासक बहलोल लोधी को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? दिल्ली के शासक बहलोल लोधी, बहलोल लोधी को पराजित किया। अब कोई पूछ ले कि जो दिल्ली का शासक है बहलोल लोधी, उसको मारवाड़ के कौन से शासक ने पराजित किया था? तो राव जोधा जी ने किया था। कंप्लीट। और उसके बाद में फाइनली इनकी डेथ हो जाती है 1489 के अंदर। ठीक है, 1489 में इनकी डेथ हो जाती है, ध्यान रखना। लगभग लंबे शासनकाल के बाद में लगभग 50 साल का इनका शासनकाल रहा था राव जोधा जी का। फाइनली 1489 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इनके बारे में जो जितनी भी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। जल्दी से आप इसको लिख लो ना। हो गया? अब देखो राव जोधा जी के बारे में देखना, एक दो बातें और है। इनके ना पुत्र थे 17। कितने पुत्र थे? 17 तो पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। ठीक है, सन कितने थे? पुत्र तो 17 और 2 क्या है? पुत्रियां या बेटियां। पुत्र कौन कौन से? देखो इसमें 3 पुत्र आपको याद रखने। एक तो वीर सिंह, या इसको वर सिंह भी मिलता है कहीं कहीं। एक है सातल, या सातल देव लिख लो। एक है राव भिक्का। एक कौन है? राव भिक्का। तो राव भिक्का जी तो क्या करते हैं 1465 के अंदर, राव भिक्का जी तो 1465 में बीकानेर चले जाते हैं और बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो राव भिक्का जी को तो आप यहां से हटा दो। ठीक है, राव भिक्का जी के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जो बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे तब डिटेल से मैं इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, वर सिंह के बारे में सुनना। वर सिंह को मेड़ता नागौर की जागीर दी गई थी। कहां की? मेड़ता नागौर की जागीर जो मिली थी वो किसको मिली थी? तो वर सिंह को मिली थी, वीर सिंह को मिली थी। और सातलदेव है वो क्या बनते हैं? अगले राजा। ठीक है, अगले राजा कौन बनते हैं? सातलदेव। क्यों बनते हैं सातलदेव? इसने अपनी पत्नी तो जसमाद्य है उसके आग्रह पर सातलदेव को राजा बनाया था। ठीक है, जसमाद्य ने कहा था कि राजा अगर किसी को बनाना है तो किसको बनाना है?
सातलदेव को राजा बनाना है। तो सातलदेव को जसमाद्य के आग्रह पर राजा बनाया गया, किसके द्वारा? राव जोधा जी के द्वारा। तो ये बातें भी आप लिख लो एक बार, है ना, लिख लिया। अब सुनना, तो ये सारी की सारी बातें किसके बारे में थी? ये थी राव जोधा जी के बारे में। ठीक है, राव जोधा जी के बारे में तो जितनी भी डिटेल से बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, हमने उन्हीं बातों के बारे में चर्चा की है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में राजा कौन बनेंगे? तो सातलदेव। इसके बाद में राजा कौन है? सातलदेव। इसका शासनकाल कितना हो गया? तो 1489 में डेथ हुई थी किसकी? जोधा जी की। और 1492 में 1492 तक का जो काल है वो किसका है? राव सातलदेव से लेके राव सातलदेव का है। 1489 से 1492 तक का काल। कौन था राव सातलदेव? तो राव जोधा का पुत्र था। ठीक है, राव जोधा का 5वां पुत्र था राव भिक्का, और राव जोधा के जो भिक्का से बड़े थे वो कौन थे? सातलदेव थे। और वीर सिंह जो था वो उनको दी गई थी मेड़ता नागौर की जागीर। ये थी सारी की सारी किसके बारे में? वीर सिंह, सातलदेव और भिक्का के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ रहे हैं राव सातलदेव। अब सुनो सातलदेव। सबसे पहले मुख्य बात तो जसमादे के आग्रह पर, जसमाद्य के आग्रह पर राजा बनाया गया। जसमाद्य कौन है? तो राव जोधा की रानी कौन है? जसमाद्य। भाई जसमाद्य के आग्रह पर राजा बनाया गया किसको? सातलदेव को। और राव जोधा की रानी कौन है? जसमाद्य। कौन सी रानी थी? हाड़ी रानी थी। हाड़ी रानी क्यों कहा गया है? कि हाड़ोती क्षेत्र से बिलोंग करते थे। कंप्लीट। राजस्थान के जो दो सबसे बड़े त्योहार है वो कौन से हैं? एक तो गणगौर और एक दशहरा। तो दशहरा है वो माना गया पुरुषों का त्योहार। भाई दशहरा के दिन मैंने बताया था ना कि दशमी को पूजा होती है दशहरे की, और दशहरे के दिन जो है हथियारों की पूजा की जाती है। ठीक है, किसके? तो अस्त्र शस्त्र होते थे राजाओं के, उनकी पूजा किस दिन की जाती थी? तो दशहरे के दिन की जाती थी। तो वो दशहरा तो किसका त्योहार हो गया? पुरुषों का त्योहार हो गया। अब आप महिलाएं फिर नाराज हो गई कि अपना त्योहार कौन सा है? तो महिलाओं को लिए कहा कि आपके लिए जो त्योहार है वो कौन सा है? तो गणगौर का त्योहार है। तो ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर जो महिलाओं के लिए मनाया जाने वाला त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? गणगौर का त्योहार। अब गणगौर का त्योहार क्यों आता है? देखो इसमें पूरा का पूरा गणगौर वाला मैटर घुसा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम गणगौर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। गणगौर का त्योहार, सबसे पहले गणगौर के बारे में जो बातें हैं, देखो गणगौर का जो त्योहार मनाया जाता है वो शिव व पार्वती की याद में मनाया जाता है। किसके याद में? गण का मतलब होता है शिव। ठीक है, गण का मतलब क्या होता है? शिव, भगवान शिव। और गौर का मतलब होता है पार्वती। गौर का क्या मतलब होता है? पार्वती जी। अरे यार, गण का मतलब क्या होता है? शिव। और शिव को क्या बोलते हैं? ईश्वर भी बोलते हैं। जरा शिव जी को क्या बोलते हैं? ईश्वर जी भी बोलते हैं। ठीक है, गौर को क्या बोलते हैं? गवर भी बोलते हैं। गौर को क्या बोलते हैं? गवर भी बोलते हैं। तो गणगौर का जो त्योहार है वो शिव व पार्वती की याद में मनाया जाता है। ठीक है, शिव व पार्वती की जो याद में मनाया जाने वाला त्योहार है वो राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? तो गणगौर का त्योहार है। अब गणगौर के त्योहार में क्या है? अब आपको पता है कि गणगौर के महिलाओं के बारे में अगर कोई बात आए, ठीक है भाई, महिलाओं को लेकर अगर त्योहार के बारे में कोई बात आए तो सबसे पहले बात है कि व्रत रखेगी। क्या करेगी भाई? महिलाएं क्या रखेगी? व्रत रखेगी। तो गणगौर के जो त्योहार है उसके जो व्रत रखते हैं महिलाएं, अब ऑब्वियसली बात है कि महिलाएं अगर कोई व्रत रखती है तो वो व्रत जो रखती है महिलाएं वो किस लिए रखती है? कि अपने पति की दीर्घायु के लिए, या तो भाई विवाहित जो महिला है वो व्रत रखती है अपने पति की दीर्घायु के लिए, और जो कुंवारी लड़कियां जो व्रत रखती है वो रखती है अच्छे वर के लिए। ठीक है भाई, अच्छे वर प्राप्ति के लिए जो कुंवारी लड़कियां व्रत रखती है। ठीक है, ये बात है। लेकिन गणगौर वाले मैटर में थोड़ा सा अलग है। गणगौर वाले मैटर के बारे में दो रीजन है।
लड़कियां व्रत रखती है, उसके दो है। एक अच्छे पति व अच्छे भाभी की प्राप्ति के लिए कंवारी लड़कियां क्या करती है, व्रत रखती है। ये बातें आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। अब सुनो, तो गणगौर का जो त्योहार होता है वो होता है चैत्र माह में। कौन सा माह है? चैत्र माह में। ठीक है, मैंने बताया था कि चैत्र माह में भाई जितने भी जो माह है हमारी, उसमें दो पक्ष है। एक है कृष्ण पक्ष, आर्ट एंड कल्चर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। कृष्ण पक्ष होता है, एक होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र माह है, शुक्ल क्या हो गया, पक्ष हो गया, और तृतीया, तृतीया बोलते हैं तीज को। क्या बोलते हैं? तृतीया को। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार राजस्थान का कौन सा है? गणगौर का त्योहार है। ध्यान रखना, ये मैंने क्यों लिखा है, यहां पे होती है चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको बोलते हैं शीतला अष्टमी। क्या बोलते हैं? शीतला अष्टमी। ध्यान रखना, शीतला अष्टमी, जिसको मारवाड़ी बोलते हैं बासेड़ो। क्या बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में? बोलते हैं ना मारवाड़ी भाषा में बासेड़ो, ये है। तो बासेड़ा कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है, शीतला अष्टमी मनाई जाती है। और चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है? तो गणगौर मनाई जाती है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि गणगौर का त्योहार है कौन से माह में मनाए जाते हैं, और इनकी जो पूरी डिटेल है वो पूछी जा सकती है आपसे। अब सुनना इसके बारे में जो कहानी है गणगौर के बारे में, जो ध्यान, राजस्थान इतिहास के अंदर, जो राजस्थान जीके के अंदर 3 क्वेश्चन बनते हैं गणगौर से। ये लिख लो पहले तो आप जल्दी से, लिख लिया? ठीक है, गणगौर से लेके 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह बन गया ना कि गणगौर का जो त्योहार है वह कब आता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। कंप्लीट। अब इसमें एक प्लस करो, इसमें एक प्लस करोगे तो क्या आएगी? चतुर्थी। ठीक है, एक प्लस करोगे क्या आएगी? चतुर्थी। तो क्या आएगी? चैत्र शुक्ल चतुर्थी। चैत्र शुक्ल चतुर्थी। सर इसको क्या होता है? तो इसे ध्यान रखना, गणगौर के त्योहार में महिलाएं पूरे के पूरे आभूषण पहनती थी, पूरे जो है श्रृंगार करती थी। तो सबसे ज्यादा जो लूटपाट होती थी, ठीक है, पहले प्राचीन में होते क्या था, सर्वाधिक जो लूटपाट होती थी वो होती थी गणगौर के दिन। तो लोग बोलते हैं गुंडों से कि तो तुमने कौन से गणगौर का त्योहार है जो गणगौर लूट के आ गया, तो इतना नाटक कर रहा है फालतू में। तो इस पे आधारित है, ध्यान रखना। एक बार जो है जैसलमेर के अंदर बहुत धूमधाम से गणगौर मनाई जा रही थी, ठीक है, तो बीकानेर वालों ने क्या किया, जैसलमेर पे अटैक किया। गणगौर लूटने के लिए गए कि गणगौर लूटने पे महिलाओं के जो है आभूषण वगैरह चोरी करके ले आएंगे, धन दान की जो है स्मृति के लिए, ठीक है, भाई धन अपने बढ़ेगा। तो गणगौर लूटने के लिए कहां पे गए? जैसलमेर में। तो बीकानेर वाले किस पे अटैक करते हैं? जैसलमेर पे अटैक करते हैं। किस दिन करते हैं? गणगौर लूटने के लिए जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है किस दिन करेंगे? चैत्र शुक्ल तृतीया को, ठीक है, चैत्र माह की तीज पे अटैक करते हैं। किसके ऊपर? जैसलमेर पे अटैक करते हैं। करने वाले कौन है? तो बीकानेर वाले अटैक कर रहे हैं। उस दिन हुआ क्या था, बीकानेर वालों के बेचारों की किस्मत खराब थे। बीकानेर वालों को गणगौर तो हाथ आई नहीं, आ गए कौन? ईश्वर जी आ गए, ठीक है। और बीकानेर वालों के लूटने जाते हैं तो किसको जाते हैं? गणगौर को। भाई जो सोना चांदी जो भी आभूषण वगैरह जेवरात था वो किसके ऊपर है? गणगौर पे तो होंगे ना। ईश्वर जी को तो बेचारे को क्या ही मिलेगा। तो बेचारे वालों बीकानेर वालों को क्या है, गणगौर तो हाथ आई नहीं उनके, और वो आके आ गई, ईश्वर जी हाथ आ गए, ठीक है। तो ईश्वर जी को लेके कौन आ गए? बीकानेर वाले आ गए। तो उसके बाद में जैसलमेर में आज तक एक रीत चली आई है, ध्यान रखना। जैसलमेर में जो गणगौर मनाई जाती है वो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, ठीक है। चैत्र शुक्ल तृतीया को पूरे राजस्थान के अंदर गणगौर मनाई जाती है, सिवाय जैसलमेर को छोड़ के। किसको? जैसलमेर को छोड़ के। जैसलमेर को छोड़ के क्यों मनाई जाती है? क्योंकि तृतीया के दिन, मतलब तीज के दिन तो कांड हो गया था पूरा का पूरा। बीकानेर वालों ने जैसलमेर पे अटैक किया था, तो लड़ाई के अंदर व्यस्त थे सारे के सारे। बाद में ईश्वर जी को तो कौन उठा के ले गए? बीकानेर वाले उठा ले गए। अब इनके पास क्या बची? केवल गणगौर बची।
तो उन्होंने कहा कि चलो तेज वाला मैटर तो आप रहने दो, अपन किस दिन मनाएंगे, चतुर्थी को मनाएंगे। किस दिन मनाएंगे, चतुर्थी को मनाएंगे। तो ध्यान रखना चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है जैसलमेर के अंदर गणगौर। कहां मनाई जाती है, जैसलमेर में, जैसलमेर में। और एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि बिना ईश्वर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, क्या है, बिना ईश्वर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है भाई, मैंने बताया था ईश्वर जी को कौन उठा के ले गए, बीकानेर वाले। अभी उनके पास बेचारों के पास गणगौर गणगौरी बच्ची केवल। तो बिना ईश्वर के गणगौर, सॉरी गणगौर क्या बोलते हैं, बिना ईश्वर की गवर। ध्यान रखना भाई, गणगौर तो मैंने बताया ना, गण में शिव है और गौर में कौन है, पार्वती। तो शिव को उठा के कौन ले गए, बीकानेर वाले। अब बची कौन, उनके पास पार्वती बची। तो ध्यान रखना गवर गणगौर किसको बोलते हैं, जैसलमेर वाले जो गणगौर है उसका नाम है गवर। गवर का मतलब होता है ना पार्वती, तो गवर गणगौर। गवर गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कंप्लीट। इसके बाद में आती है चतुर्थी के बाद में पंचमी। अरे वो याद रहने का तरीका है ये, पहले तृतीया आ गई, उसके बाद चतुर्थी आ गई, उसके बाद में आ गई पंचमी। पंचमी के दिन नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा जगह कहां पर पड़ती है, राजसमंद जिले में। नाथ द्वारा राजसमंद में क्या है, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ध्यान रखना कौन सी गणगौर, गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर मानते हैं और गणगौर है, ठीक है भाई। चूंदड़ी कैसे कलर की होती थी, गुलाबी कलर की होती थी, तो इसको चूंदड़ी गणगौर भी बोलते हैं, चूंदड़ी गणगौर, ठीक है भाई। चूंदड़ी जो ओढ़ती है महिलाएं ऊपर सर्प के ऊपर, ठीक है, वो कौन से कलर की है, गुलाबी कलर की है। तो गुलाबी गणगौर या चूंदड़ी गणगौर कहां पे, कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की। मनाई कब जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो तृतीय को क्या हो गई, गणगौर हो गई। चतुर्थी को क्या हो गई, जैसलमेर की गणगौर हो गई, बिना ईश्वर के गणगौर। पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। बार बार एग्जाम में पूछा गया है गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, राजसमंद की प्रसिद्ध है। कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर ना देख के आपको पूछा जा सकता है कि चूंदड़ी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। आपको पूछा जा सकता है कि बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, वो मैंने आपको सारी की सारी बात बता दी कि बीकानेर वालों ने जैसलमेर पे अटैक कर दिया और अटैक करके ईश्वर जी को उठा के ले गए और उनके पास बेचारों के पास में क्या बची थी, केवल गवर गवर बची थी। उसके बाद में है गणगौर वाला। तो ये आप जल्दी से लिख लो, इसको लिख लिया। अरे ध्यान रखना, तीज तुम्हारा बावड़ी ले डूबी गणगौर है ना। एक अभी आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर को स्पष्ट कीजिए। क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो क्या बताओगे आप, एक आवत ना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब तीज से जो स्टार्ट होती है, श्रावण माह की जो तीज होती है, उससे जो राजस्थान के जो त्योहार स्टार्ट होते हैं। और गणगौर जो है, गणगौर क्या होती है, लास्ट के अंदर गणगौर से जो है राजस्थान के जो त्योहारों का क्या होता है, समापन होता है। ठीक है, राजस्थान के त्योहार जो समापन होते हैं कब होते हैं, गणगौर को होते हैं। और स्टार्ट कब होते हैं, श्रावण की तीज को होती है। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, अब सुनो गणगौर के बारे के अंदर, गणगौर के बारे में जो है दो तीन बातें और लिख लो आप। आप लोग पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार, राजस्थान में सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार राजस्थान में सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, तो गणगौर है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में सर्वाधिक लोक गीतों वाला है। ठीक है, तो आप होली आ सकता है, होली, गणगौर आ सकता है, तीज आ सकता है ऑप्शन में, या एक और ऑप्शन में आ सकता है। तो कौन सा हो गया, गणगौर। ठीक है, और इसके बारे में एक दोहा भी है बहुत प्रसिद्ध कि राई सी बोजाई दे। क्या है, राई सी बोजाई दे। राई का मतलब होता है पार्वती, राई सी बोजाई का मतलब होता है भाभी। जो लड़कियां व्रत करती है
अभी मैंने बताया था कि जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं, जो कुंवारी लड़कियां, उनके दो मकसद है। एक कौन सा है? एक तो अच्छे पति के लिए और एक अच्छी भाभी के लिए। तो लड़कियां व्रत करते समय क्या बोलते हैं कि रायसी बोझाई दे कान कवर सो विरोधे। रायसी का मतलब होता है पार्वती, कि हमें बोझाई किसके जैसे चाहिए? भाभी किसके जैसे चाहिए? पार्वती के जैसे चाहिए। क्यों चाहिए पार्वती के जैसे? अब लड़कियों को पता है अपने भाइयों के लक्षण, भाई लड़कियों को पता तो है ना कि अपने भाई कैसे डाकी टाइप का आदमी है, इसको झेलने वाले कौन से चाहिए? पार्वती जैसी सीधी संपन्न महिला चाहिए। भाई पार्वती ऐसी महिला थी जो शिव जी के साथ में रह गई थी, ध्यान रखना। गणगौर की सवारी है, ठीक है, गणगौर की जो सवारी कहां की प्रसिद्ध है? वो कहां की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की, ठीक है। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो कर्नल जेम्स टोड है, अपने कर्नल जेम्स टोड ने सर्वाधिक जो फेमस गणगौर कहां की बताइए? कर्नल टोड, इनके अनुसार जो सर्वाधिक जो फेमस गणगौर है वो कहां की है? उदयपुर की। सर्वाधिक प्रसिद्ध, तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सर्वाधिक जो प्रसिद्ध गणगौर है वो कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर को भी प्रसिद्ध क्यों माना था? क्योंकि कर्नल जेम्स टोड का जो हेड क्वार्टर था वो कहां पे था? उदयपुर में था। तो बेचारा उदयपुर में रहा था, इसलिए उसने अपने जो डायरी है उसमें लिख दिया, अपने पुस्तक में लिख दिया कि उदयपुर की जो गणगौर है राजस्थान की, वो सर्वाधिक प्रसिद्ध गणगौर है। तो ये थी गणगौर के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने सारी की सारी बता दी थी। गणगौर से लेके आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी गणगौर के बारे में हम अगली बात पढ़ेंगे कि जो सतलदेव वाली जो कहानी है, ठीक है ना, जो गुर्दा नृत्य वाली जो कहानी है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। उसके बाद जो गिंदोली के गीत गाए जाते हैं गणगौर के अवसर के ऊपर, वो क्यों गाए जाते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वो अगली क्लास में करेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। एक बार आपको गणगौर से जो एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हमने आज सारे की सारी चर्चा कर ली है। तो ये आपको अवश्य देखना है। एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को वापस रिपीट करके दोबारा देखना है, ठीक है। और ध्यान रखना, एक तो आप कमेंट वगैरह नहीं करते हो, ठीक है ना, आपको कमेंट करना है कि आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, और एक लाइक जरूर करना है। कमेंट, लाइक और शेयर करना है वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर जो है आपके जो पढ़ने वाले विद्यार्थी साथी जो है वो देखे। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आने वाले जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? विजय जीके हब। टेलीग्राम चैनल है विजय जीके हब। इसकी जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप वहां पे जाके इस चैनल से जुड़ सकते हो या ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। इस पे जितने भी जो डिटेल है वैकेंसी के बारे में वो मिलती रहेगी। इस क्लास की जो क्यूज है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी भी जो डिटेल है, जो महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो आपको इस ग्रुप में मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।